राम राम जी सारा ने। तो मन तो सारा जाना ही हो। मैं नरेंद्र कुमार सर्वोदय क्लासेज पदमपुर श्री गंगानगर से आपको साइंस करवाता हूँ। ठीक है, तो पिछली वीडियो आप सभी ने देखी होगी, नहीं देखी हो तो पिछली आप वीडियो सभी आराम से जरूर देखना और उसको थोड़ा सा ध्यान से, जिसमें मैंने आपको बताया था अपने कोशिकांग की 10 रह गई थी बात करने वाली, बाकी अपने कोशिका के बारे में सभी अच्छे से डिस्कस कर लिया था। ठीक है, तो सभी इस वीडियो को देखना और उसमें जो कुछ नहीं समझ आए कमेंट करके पूछिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने अब आगे बात करते हैं अपने इस टॉपिक के बारे में, कोशिका के विभिन्न कोशिकांग। कोशिका के अंदर पाए जाने वाले अंगों को क्या बोलते हैं? कोशिकांग बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? कोशिका के अंदर पाए जाने वाले अंगों को क्या बोलते हैं? कोशिकांग बोलते हैं। वैसे तो मैंने आपको लगभग सारा इनके बारे में बता दिया था और अब छोटी छोटी बातें इनके बारे में है वो आपको और बतानी है। सबसे पहले अपने बात करते हैं कोशिका भित्ति की। किसकी बात करते हैं दोस्तों? कोशिका भित्ति की। इसकी खास बात क्या है? पहली बात, ये एक तो पादप कोशिका में पाई जाती है, पादप कोशिका में, और कुछ जीवाणुओं में भी पाई जाती है और कुछ कवकों में भी पाई जाती है। इसकी मेन बात यह है। अब देखिए दोस्तों, ये पादप कोशिका होती है, पादप कोशिका के अंदर पाई जाती है, तो ये पादप कोशिका के अंदर बनी होती है दोस्तों सेल्यूलोज की। किसकी बनी होती है दोस्तों? सेल्यूलोज की। और कवक के अंदर बनी होती है दोस्तों, कवक के अंदर बनी होती है दोस्तों काइटिन की। ठीक है दोस्तों, ये क्या काम करती है? ये काम करती है कोशिका को एक तो सुरक्षा प्रदान करती है बाहरी आघातों से, जो उसके अंदर बाहरी कोशिका के अंदर आघात होते हैं तो उसको कोशिका के अंदर उसको सुरक्षा प्रदान करती है और उस कोशिका को एक निश्चित आकार भी देती है। ठीक है, इसकी इतनी बात करते हैं। इसके बाद में बात करते हैं दोस्तों कोशिका झिल्ली की। किसकी बात करते हैं दोस्तों? कोशिका झिल्ली की। कोशिका झिल्ली क्या होती है? ये एक अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। अर्धपारगम्य। ये अर्धपारगम्य का अर्थ क्या होता है? अर्धपारगम्य का अर्थ क्या होता है? अर्धपारगम्य का मतलब होता है दोस्तों कि ये कुछ फिक्स चीजों को ही अपने अंदर आने देती है, यानी कि कोशिका जो बाहरी जीव द्रव्य, बाहरी जो द्रव्य होता है या बाहरी कुछ अन्य पदार्थ होते हैं उनको कोशिका झिल्ली के द्वारा ही कोशिका के अंदर या इसके जीव द्रव्य के अंदर भेजा जाता है और कुछ अन्य पदार्थों को बाहर भी इसी के द्वारा निकाला जाता है। इसलिए इसे एक निश्चयात्मक झिल्ली भी बोलते हैं दोस्तों, निश्चयात्मक या चयनात्मक झिल्ली भी बोलते हैं। ये कुछ फिक्स पदार्थों को ही बाहर, उसका मतलब पदार्थों का परिवहन करती है। ठीक है दोस्तों, अर्धपारगम्य का मतलब ये है कुछ फिक्स चीजों को अपने अंदर आने देती है और उस फिक्स चीजों को अपने से बाहर निकालती है। यह जो अभिक्रिया करती है, यानी कि पदार्थों का परिवहन होता है, वो विसरण के द्वारा होता है दोस्तों। क्या होता है? विसरण के द्वारा। अब विसरण क्या होता है? विसरण होता है पदार्थों का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन करना। क्या होता है दोस्तों? पदार्थों का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन। ठीक है दोस्तों, निम्न सांद्रता की ओर गमन। ठीक है, वही एक शब्द और आता है दोस्तों, परासरण। परासरण, ये परासरण होता है, बात वही है उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर, लेकिन परासरण होगा द्रव पदार्थों के लिए, द्रव के लिए। अगर द्रव उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन करते हैं तो उसे बोलेंगे परासरण, और अगर कोई भी अन्य पदार्थ हो जो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन करे तो उसे बोलेंगे विसरण। ठीक है दोस्तों, तो ये लगभग ये बनी होती है कोशिका, जो अपने कोशिका झिल्ली की बात करते हैं तो ये लाइकोप्रोटीन की बनी होती है दोस्तों, लाइकोप्रोटीन की। ठीक है दोस्तों, इसका अन्य नाम होता है प्लाज्मा झिल्ली। क्या नाम होता है दोस्तों? प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कोशिका कला, ये इसके अन्य नाम है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब इसके बारे में अपनी बात करते हैं। ये सभी कोशिकाओं में पाई जाती है, कोशिका झिल्ली होती है जो सभी कोशिकाओं में पाई जाती है, सभी कोशिकाओं में ये पाई जाएगी। ठीक है दोस्तों, अपने साथ कॉपी रखें, रफ कॉपी रखें। ठीक है, तो जो मैं चीजें बोल रहा हूं साथ के साथ आप नोट करते चलें। ठीक है दोस्तों, अब इसका थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसको रफ करते हैं और आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, आगे बात करते हैं अब अपने अगले कोशिकांग की। लगभग मैंने आपको ये सारी बातें बताई हुई है, ठीक है, पिछली क्लासों में। अब थोड़ा सा ये रहता था इसलिए मैंने बताना आपको जरूरी समझा। इसके बाद में बात करते हैं दोस्तों केंद्रक की। किसकी बात करते हैं? केंद्रक की। इसके बारे में हमने पहले बात कर ली थी। केंद्रक का अध्ययन, यानी कि केंद्रक का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों? कैरियोलॉजी। क्या कहलाता है दोस्तों? कैरियोलॉजी।
साइटोलॉजी, ये बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, उसी के साथ याद कर लो। कोशिका का अध्ययन ये कहलाता है दोस्तों साइटोलॉजी। क्या कहलाता है दोस्तों? साइटोलॉजी। ये भी ध्यान रखना। केंद्रक का अध्ययन कहलाता है कैरियोलॉजी और कोशिका का अध्ययन कहलाता है साइटोलॉजी। ठीक है दोस्तों। केंद्रक की जो खोज की थी वो वैज्ञानिक थे रॉबर्ट ब्राउन। कौन से वैज्ञानिक थे दोस्तों? रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है दोस्तों। केंद्रक के अंदर पाई जाती है दोस्तों केंद्रिका। क्या पाई जाती है दोस्तों? केंद्रिका। तो केंद्रिका की खोज की थी वो थे फेलिक फोंटाना। कौन थे दोस्तों? फेलिक फोंटाना। ठीक है दोस्तों। इसके अंदर गुणसूत्र पाए जाते हैं। और केंद्र को आपको मैं एक बात बता दूं, ये कोशिका के सेंटर में होता है, कोशिका के केंद्रक में होता है। इसे एक अन्य नाम से बोल देते हैं, न्यूक्लियस भी बोल देते हैं कई बार इसे, न्यूक्लियस भी बोल देते हैं इसे कई बार। ठीक है दोस्तों, न्यूक्लियस भी बोल देते हैं। अब ये करता क्या है? ये पूरी कोशिका का नियंत्रण करता है। कोशिका का प्रिंसिपल बोल सकते हो इसे आप, कोशिका का प्रिंसिपल बोल सकते हो, कोशिका का मस्तिष्क बोल सकते हो, या पूरी कोशिका को हैंडल करता है, किसको क्या काम करना है, किसको क्या काम नहीं करना। और आपको मैं एक बात बता देता हूं, आगे हम जब कोशिका विभाजन पढ़ेंगे तो जो कोशिका विभाजन होता है ना, वो केंद्रक विभाजन पर आधारित होता है। मतलब कि कोशिका विभाजन होता है जो केंद्रक पर आधारित होता है। क्यों होता है? क्योंकि गुणसूत्र होते हैं वो केंद्रक के अंदर पाए जाते हैं। गुणसूत्र होते हैं वो केंद्रक के अंदर पाए जाते हैं। और गुणसूत्रों का आधा या गुणसूत्रों का समान मात्रा में विभाजन होना कोशिका का विभाजन होता है। वो अपने कोशिका विभाजन में पढ़ेंगे भी, कितने प्रकार का होता है, कैसे होता है, क्या होता है, वो कोशिका विभाजन में हमने उसमें बात करेंगे। ठीक है। केंद्रक के अंदर ये कोशिका विभाजन में भी मेनली इसका ही काम होता है। पहले कोशिका विभाजन होता है तो उसमें क्या होता है? पहले केंद्रक विभाजन होता है, फिर बाद में साइटोकाइनेसिस होता है, जिसमें क्या होता है? फिर पूरी कोशिका का विभाजन होता है। अभी अपने केंद्र के बारे में यहीं से अपने इतने की बात करेंगे, जब अपने आगे और तो चलिए दोस्तों अपने आगे बात कर रहे थे अंतःप्रदवी जालिका की। ये अंतःप्रदवी जालिका की खास बात क्या है? पहली बात तो यह कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग है। कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग है ये, कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग है। इसे कोशिका का कंकाल भी बोलते हैं। कोशिका का कंकाल भी बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं दोस्तों? कोशिका का कंकाल बोलते हैं इसे। ठीक है दोस्तों। अगली बात करते हैं इसके बारे में। इसकी अगली खास बात क्या है? इसके दो भाग होते हैं। क्या क्या होते हैं दोस्तों? दो भाग होते हैं इसके। कौन कौन से? एक तो होता है चिकनी अंतःप्रदवी जालिका, चिकनी अंतःप्रदवी जालिका। ठीक है। और दूसरी होता है खुरदरी अंतःप्रदवी जालिका। ठीक है दोस्तों। ये इसके दो भाग होते हैं, मतलब दो प्रकार की होती है ये। ठीक है। देखिए चिकनी अंतःप्रदवी जालिका और खुरदरी अंतःप्रदवी जालिका को आप आराम से समझिए। कैसे? इसको ध्यान से देखिए। तो अपने इसके बारे में अगर बात करते हैं तो इसकी क्या खास बात है ये देखिए। चिकनी का मतलब क्या होता है कि स्मूथ, यानी कि उस पर कुछ भी उभार नहीं है। और खुरदरी का मतलब क्या है दोस्तों? इस पर कुछ उभार है। ये दो बातें हैं। तो देखिए दोस्तों, इस पर खुरदरी का मतलब है इस पर पाए जाते हैं राइबोसोम के कण, राइबोसोम के कण, और इस पर राइबोसोम के कण नहीं पाए जाते। ठीक है दोस्तों। ये दो ही बातें हैं। चिकनी पर राइबोसोम के कण नहीं पाए जाते, खुरदरी पर राइबोसोम के कण पाए जाते हैं। अब देखिए दोस्तों, राइबोसोम होता है, अब साथ के साथ अपने राइबोसोम की बात कर लेते हैं। यह कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग है, सबसे छोटा कोशिकांग, झिल्ली विहीन कोशिकांग होता है ये। तीसरी इसे प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं, क्योंकि ये प्रोटीन के संश्लेषण में सहायता करता है। इसे प्रोटीन कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं राइबोसोम को। ठीक है दोस्तों। और राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं। ये तीन बातें अपने इसी को ध्यान रखनी है। सबसे छोटा कोशिकांग होता है, झिल्ली विहीन होता है, और प्रोटीन फैक्ट्री से बोलते हैं क्योंकि ये प्रोटीन का संश्लेषण करता है। इसलिए जो खुरदरी अंतःप्रदवी जालिका है उसका काम होता है प्रोटीन संश्लेषण, प्रोटीन संश्लेषण। ठीक है दोस्तों। अब इस पर तो राइबोसोम पाए नहीं जाएंगे, तो ये भी तो किसी चीज का संश्लेषण करेगी। ये फिर करते हैं लिपिड का संश्लेषण, लिपिड संश्लेषण। ठीक है दोस्तों, लिपिड का संश्लेषण करती है ये। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं राइबोसोम की। अपनी बात कर ली,
अब इसके बारे में बात करते हैं अपने रसदानी की। यह रसदानी पादप कोशिका में पाई जाती है, पादप कोशिका में प्रेजेंट होती है और जंतु कोशिका में पहली बात तो पाई नहीं जाती, अगर पाई जाएगी तो यह बहुत छोटी होती है। जंतु पादप कोशिका में यह बहुत बड़ी होती है और थैली के आकार की संरचना होती है, यानी कि ये कोशिका में स्थान घेरती है एक प्रकार से। ठीक है दोस्तों, अब इसके बारे में रसदानी की अपने इतनी बात करते हैं। अब इसके बारे में आगे बात करते हैं अपने सूत्र कणिका या माइटोकॉन्ड्रिया की, सूत्र कणिका या माइटोकॉन्ड्रिया की। ठीक है दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया की बात करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं आप सूत्र कणिका भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, सूत्र कणिका, इसकी खोज की थी दोस्तों किसने? कोलिगर ने। माइटोकॉन्ड्रिया वेरी इंपॉर्टेंट अपने कोशिका में, और नाम दिया था किसने दोस्तों? बेंडा ने। किसने नाम दिया? बेंडा ने। देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया था बेंडा ने, लेकिन खोज की थी कोलिगर ने। यह बात आप ध्यान रखना, नाम दिया था बेंडा ने और खोज की थी कोलिगर ने। अब इससे एक अन्य नाम से बुलाते हैं सेल ऑफ पावर हाउस। सेल ऑफ पावर हाउस, सेल ऑफ पावर हाउस का मतलब क्या होता है? यह कोशिका में ऊर्जा उत्पादन का कार्य करता है। कोशिका में ऊर्जा उत्पादन का कार्य करता है। कैसे करता है? क्योंकि इसके अंदर ग्लूकोज के एक अणु C6H12O6O2 की उपस्थिति में टूटकर 36 एटीपी एनर्जी का निर्माण करता है। कितने एटीपी का? 36 एटीपी का। अब एटीपी की कई बार फुल फॉर्म पूछ लेता है, तो उसकी फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। ठीक है, 36 एटीपी का निर्माण करता है, यानी कि ग्लूकोज जब टूटता है ना, हमारे शरीर में जो ग्लूकोज बना हुआ है उसको हमें जब एनर्जी की आवश्यकता होती है तो वो O2 की उपस्थिति में माइटोकॉन्ड्रिया में टूटता है। ठीक है दोस्तों, इसके साथ साथ मैं आपको एक बात और बता देता हूं। कई बार क्या होता है कि हम व्यायाम वगैरह करते हैं, जिम वगैरह करते हैं या तेज दौड़ लगाते हैं, तो हमारे हाथों पैरों में एटन बन जाती है। ठीक है, तो वो एटम क्यों बनती है? क्योंकि वो ग्लूकोज टूटता है माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लूकोज नहीं टूटता, वो टूटता है मांसपेशियों में। मांसपेशियों में ग्लूकोज टूटता है और O2 की एब्सेंस में, O2 की एब्सेंस यानी कि O2 की अनुपस्थिति में टूटकर क्या बनाता है? एनर्जी तो बहुत कम मात्रा में बनाता है, लेकिन साथ में लैक्टिक एसिड बना देता है। वो लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड की वजह से हमारे हाथों पैरों में वो दर्द होने लगता है। ठीक है दोस्तों, और वो कुछ समय बाद में रेस्ट करने पे वो ठीक भी हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उसे ऑक्सीजन की आपूर्ति पूरी हो जाती है। अब इसके बारे में आपसे आगे बात करते हैं लवक के बारे में। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। चलिए दोस्तों, आगे बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। अब बात करते हैं लवक। लवक, इसे प्लास्टिड भी बोलते हैं। यह लवक होता है, जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता। जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता, केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता, पादप कोशिका में ये पाया जाता है। इसके होते 3 प्रकार। पहला वर्णी लवक, दूसरा होता है अवर्णी लवक, और तीसरा होता है हरित लवक। वर्णी लवक कलर प्रदान करता है, यह कलर प्रदान नहीं करता। यह करता है प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण नाम सुना होगा आप सभी ने। ठीक है, तो यह हरित लवक बहुत इंपॉर्टेंट है प्रकाश संश्लेषण में। अब देखिए दोस्तों, मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं। कभी आपने नोटिस किया होगा, हम बोलते हैं कि हम परपोषी होते हैं, पौधे स्वपोषी होते हैं। आपने फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया भी पढ़ी होगी। क्या होती है? CO2 प्लस H2O प्लस सनलाइट, क्लोरोफिल, C6H12O6 प्लस O2। संतुलित नहीं है, इतनी चीज अपने ध्यान रखो। ठीक है दोस्तों, अब देखिए मैं आपको चीज बताता हूं, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए। CO2 हमें भी तो मिल रही है, जल हमें भी मिल रहा है,
सूर्य हमें भी मिल रहा है। हमारे पास ऐसी कौन सी चीज नहीं है जिसकी वजह से हम स्वपोषी है? क्लोरोफिल। और यही बात यहां पे बोली हुई है। क्लियर? इस वजह से हम परपोषी हैं और पादप स्वपोषी हैं। ठीक है दोस्तों, हरित लवण कितने इतनी बात करते हैं। इसके बाद बात करते हैं साइटोप्लाज्म। ये प्रोटीन के धागे होते हैं, बस प्रोटीन के महीन धागे समान संरचनाएं होती हैं साइटोप्लाज्म। इसकी एक ही बात है। अब होता है तारककाय। क्या होता है दोस्तों? तारककाय। ये तारककाय होता है ना, ये जंतु कोशिका में पाया जाता है। यहां से क्वेश्चन बनेगा, लवक से और तारककाय से क्वेश्चन बनेगा। वो बताऊंगा कैसे। जंतु कोशिका में तो पाया जाता है, पादप कोशिका में नहीं पाया जाता। ठीक है? इसकी जो संरचना होती है ना, वो बैलगाड़ी के पहिए के समान होती है। बैलगाड़ी के पहिए के समान इसकी संरचना होती है। किसकी दोस्तों? तारककाय की। ठीक है दोस्तों, अब देखिए क्वेश्चन क्या बनेगा। क्वेश्चन आपको या तो पूछेगा ऐसा कौन सा कोशिकांग है वो जंतु कोशिका में पाया जाता है परंतु पादप कोशिका में नहीं पाया जाता, तो तारककाय। वो पूछ रहे ऐसा कौन सा कोशिकांग है जो पादप कोशिका में तो पाया जाता है पर जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता, तो लवक है। इस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर अपने बात करते हैं, एक छोटा सा रह गया अपने गोल्जी बॉडी, गोल्जी काय। इसकी खोज पूछ लेता है कई बार। खोज की थी कैमिलो गोल्जी ने, कैमिलो गोल्जी ने। ठीक है दोस्तों, अब ये गोल्जी काय होता है ना, इसकी संरचना भी कुछ अंतःप्रदवी जालिका के समान होती है। ठीक है, और यही दूसरा बड़ा कोशिकांग माना जाता है। अब देखिए इसकी एक खास बात क्या है। स्पर्म नाम सुना होगा आप सभी ने। शुक्राणु, जो नर की जनन कोशिका होती है, नर की जनन कोशिका होती है स्पर्म या शुक्राणु। तो शुक्राणु की जो स्ट्रक्चर होती है ना, वो कुछ इस प्रकार से होती है, रफली बना रहे हैं अपने। ठीक है, तो इसके ऊपर वाला भाग होता है ना, ये ऊपर वाला टोपीनुमा संरचना, इसे बोलते हैं दोस्तों एक्ट्रोसोम। क्या बोलते हैं? एक्ट्रोसोम। ये जो एक्ट्रोसोम है ना दोस्तों, ये गोल्जी काय का बना होता है। बस यहां से कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है। बाकी अपने इसके बारे में, इस स्पर्म के बारे में अपने जो मानव जनन वाला चैप्टर है उसमें अपने विस्तार से अध्ययन करेंगे इसके बारे में। ठीक है दोस्तों, अब इसके बारे में इतनी ही बातें हैं और यहां पे लगभग चीजें अपनी कवर हो चुकी हैं और यहां पे अपने कोशिका चैप्टर होता है कंप्लीट। ठीक है, कुछ चीजें नहीं समझ में आती हैं तो वो आप पूछ सकते हो कमेंट करके। ठीक है, तो इस हमारी क्लास को पूरी, मैंने यहां तक अपनी कोशिका चैप्टर में पूरी 4 क्लासेस हैं, उस चारों क्लासों को ध्यान से देखें। ठीक है, और उसके नोट बनाएं, आराम से इस टॉपिक को करें, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और इसमें जो भी कुछ डाउट हो तो आप पूछ सकते हो कमेंट करके। ठीक है, अपने नेक्स्ट क्लास रहेगी, उसके बारे में अपने नए टॉपिक के साथ आपके साथ फिर हाजिर होंगे। ठीक है, तो क्लास को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।